वन आज हम पढ़ेंगे द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 जिसका एक्ट नंबर है 34 ऑफ 1971। कुल मिला के इसमें 8 सेक्शन हैं। सेक्शन 1 हम देखते हैं, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसका सबसेक्शन 1 कहता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, यानी इसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 कहा जाएगा। ठीक। और सबसेक्शन 2 हम देखते हैं, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। सबसेक्शन 3 हम देखते हैं, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। मतलब ये इन्फोर्समेंट में कब आएगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी, जिस डेट को उसी दिन को आएगा। ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 2, जो कि किसी भी एक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि जनरली सेक्शन 2 में हमें डेफिनेशंस बताई गई होती हैं कि आगे आने मतलब आगे जो भी एक्ट में टर्म्स आएंगे उनका डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है। तो इसमें सबसेक्शन क्लॉज जो ए है वो हमें बताता है गार्जियन की डेफिनेशन। तो गार्जियन कौन होगा? मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर और अ मेंटली इल पर्सन। मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास की केयर है, जो कि सुरक्षा कर रहा है, देखभाल कर रहा है एक माइनर पर्सन की या फिर एक मेंटली इल पर्सन जो है, उन दोनों की जो देखभाल कर रहा है वो गार्जियन है। ठीक है। क्लॉज ए हमें बताता है मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड मीन्स द मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 2C ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। मतलब मेडिकल बोर्ड वो होगा जो सबसेक्शन 2C सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2C में जो कंस्टिट्यूट होगा उसी को हम मेडिकल बोर्ड कहेंगे। ठीक है। क्लॉज बी हमें बताता है मेंटली इल पर्सन किसे कहेंगे। मेंटली इल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट by reason of any mental disorder other than mental retardation। मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति जिसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्यों ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ऐसे व्यक्ति को? क्योंकि किसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से, न कि मेंटल रिटार्डेशन की वजह से। डिसऑर्डर अलग चीज़ है, रिटार्डेशन अलग चीज़ है। तो उस जो पर्टिकुलर पर्सन है वो मेंटल डिसऑर्डर की वजह से उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसी को ही हम मेंटली इल पर्सन कहेंगे। ठीक। अब हम आते हैं क्लॉज सी पे, माइनर। माइनर मीन्स अ पर्सन हु, माइनर मतलब वो व्यक्ति जो अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 9 ऑफ 1875 इज टू बी डीम्ड नॉट टू हैव अटेन्ड हिज मेजॉरिटी। मतलब जिसने इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के तहत अपनी मेजॉरिटी नहीं अटेंड की है। ठीक है। अब हम आते हैं क्लॉज डी पे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब a medical practitioner who possesses any recognized medical qualification। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसने की कोई रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन जिसके पास है, कैसे? एज डिफाइंड इन क्लॉज H of सेक्शन 2 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 102 ऑफ 1956। मतलब उसके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है मेडिकल? जो क्लॉज H ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट में जो क्वालिफिकेशन डिफाइन की गई है वो क्वालिफिकेशन उस मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास है, तो हम उसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहेंगे। या फिर और आगे भी है, मतलब हुज नेम हैज़ बीन इंटर्ड इन अ स्टेट मेडिकल रजिस्टर एंड हु हैज़ सच एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इन गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट। मतलब कि उसके पास तो सबसे पहले इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत जो क्वालिफिकेशन क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 2 की है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसका नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर में वो होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, और उसके पास ऐसा एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग होनी चाहिए किस क्षेत्र में? गायनेकोलॉजी में और ऑब्स्टेट्रिक्स में। तो उसे हम जो कि इस एक्ट के तहत प्रोवाइड की गई है, मतलब बताई गई है कि ये गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में उसे ऐसी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो उसे हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहेंगे। कुल मिला के 3 रिक्वायरमेंट थी, मेडिकल काउंसिल एक्ट वाला, और स्टेट मेडिकल रजिस्टर में उसका नाम होना चाहिए, और ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना चाहिए गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में। ठीक है। अब हम आते हैं क्लॉज ई पे, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब अ प्रोसीजर टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी बाय यूजिंग मेडिकल और सर्जिकल मेथड्स। मतलब ये क्या है? एक प्रोसीजर है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का। कैसे? मेडिकल और सर्जिकल मेथड को यूज़ करके। ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेक्शन 3 पे, जो हमें बताता है व्हेन प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सबसेक्शन 1 हमें बताता है
Notwithstanding anything contained in the IPC, a registered medical practitioner shall not be guilty of any offence under that code or under any other law for the time being in force if any pregnancy is terminated by him in accordance with the provision of this act. मतलब क्या है कि आईपीसी में और कोई और बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जहाँ पे एक ऑफेंस है, तो अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ये एक्ट जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है इसके तहत कोई प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा रहा है तो वो एक ऑफेंस नहीं कमिट कर रहा होगा आईपीसी में या फिर ऐसी कोई ऑफेंस जिसमें कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को एक ऑफेंस है उसमें नहीं होगा। मतलब ये एक्ट हमें एक लीगल प्रोसीजर बताता है कि इस एक्ट के तहत इस प्रोसीजर को फॉलो करके एक रूल्स की गाइडलाइंस हमें देता है कि हाँ अगर ये कंडीशन है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो उस रूल्स को फॉलो करके अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर कोई प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहा है तो वो कोई ऑफेंस नहीं कमिट कर रहा है आईपीसी में। जैसे कि कॉजिंग मिसकैरेज है आईपीसी में 312 से 318 जो कि पनिशेबल है, उसमें ढेर सारे मतलब सेक्शंस दिए हुए हैं। तो उसमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर इस एक्ट को फॉलो कर रहा है तो वो ऑफेंस नहीं कमिट कर रहा है जो कि हमें आईपीसी में प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक, अब हम आते हैं सबसेक्शन 2 पे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 अ प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब जो सबसेक्शन 4 में जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं उनको सब्जेक्ट में रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए एक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा। कब? ए हमें बताता है वेयर द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी डजंट एक्सटेंड 20 वीक्स इफ सच मेडिकल प्रैक्टिशनर इज। मतलब क्या है, प्रेगनेंसी की जो लेंथ है वो 20 वीक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर को लगता है तो। और बी हमें बताता है वेयर द लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी एक्सीड्स 20 वीक्स बट डजंट एक्सीड्स 24 वीक्स। मतलब पहले में था कि प्रेगनेंसी की डेफिनेशन प्रेगनेंसी की जो लेंथ है वो 20 वीक्स एक्सटेंड नहीं करनी चाहिए अगर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को ऐसा लगता है। और क्लॉज बी हमें बताता है कि जब लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी जो है वो 20 वीक्स एक्सटेंड कर रही है लेकिन 24 वीक्स एक्सटेंड नहीं कर रही है, मतलब 20 to 24 वीक्स के अंदर में है। तो इन केस ऑफ सच कैटेगरी ऑफ वुमेन एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट इफ नॉट लेस देन 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आर। मतलब अगर ऐसी कैटेगरी की विमेन है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन होनी चाहिए ऑफ द ओपिनियन फॉर्म्ड इन गुड फेथ दैट। मतलब क्या है कि अगर क्लॉज ए हमें बताता है अगर 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, और 20 से 24 वीक्स की अगर प्रेगनेंसी है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ये ओपिनियन होनी चाहिए गुड फेथ में। क्या हम देखते हैं 1 द कंटिन्यूएंस ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और ऑफ ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ। मतलब प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू किया जाएगा तो वो उस प्रेग्नेंट वुमेन के लाइफ के लिए रिस्क रहेगा या फिर उन्हें एक ग्रेव इंजरी होगी उनके फिजिकल या मेंटल हेल्थ को। मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू की जा रही है तो उनकी लाइफ, जो प्रेग्नेंट विमेन है उनकी लाइफ को खतरा रहेगा या फिर उनकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ के लिए ग्रेव इंजरी होगी। 2 कॉज हैं, 2 ग्राउंड्स हैं। फिर हम आते हैं 2 पे। देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क दैट इफ द चाइल्ड वर बॉर्न इट वुड सफर फ्रॉम एनी सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी। ये क्या है कि एक सब्सटेंशियल रिस्क है कि यदि अगर वो बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के अंदर कोई सीरियस फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी होगी। 2 ग्राउंड हैं। मतलब अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी 20 वीक्स और एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी 20 to 24 वीक्स, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इस ओपिनियन के हैं कि अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा रहा है तो उस प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को खतरा है या फिर उसको फिजिकल या मेंटल ग्रेव इंजरी हो सकती है या फिर अगर वो बच्चा जो कि वॉर्म में है अगर वो बॉर्न हो जाता है तो उसे कोई सीरियस फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी होगी। तो इस कंडीशन में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करेगा कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। ठीक, अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन 1 हमें बताता है फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए वेयर एनी प्रेगनेंसी अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फेल्योर ऑफ एनी डिवाइस और मेथड यूज्ड बाय एनी वुमेन और हर पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन और प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। मतलब
क्या है कि जब कोई प्रेगनेंसी एक रिजल्ट है किसी डिवाइस या मेथड जो कि विमेन ने या उसके पार्टनर ने यूज़ की थी बच्चे को, चिल्ड्रन के नंबर को लिमिट करने के लिए या फिर प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, ऐसी कोई डिवाइस या मेथड उन्होंने यूज़ किया था लेकिन वो फेल हो गया, तो प्रेगनेंसी ऐसे फेल्योर का रिजल्ट है, ऐसे डिवाइस के फेल्योर का रिजल्ट है। तो द एंगर्स caused by such pregnancy may be presumed to be constitute a grave injury to the mental health of the pregnant women। तो इस तरीके की जो प्रेगनेंसी है वो एंगस कॉज जो एंगस उस प्रेग्नेंट विमेन में दिमाग में वो कॉज कर रही है, तो इसे ही कहेंगे कि ग्रेव इंजरी हो रही है उस मेंटल हेल्थ पे, उस प्रेग्नेंट विमेन की मेंटल हेल्थ को ग्रेव इंजरी हो रही है। तो अगर प्रेगनेंसी इस तरीके से हो रही है तो उसे कहेंगे कि उस प्रेग्नेंट विमेन की मेंटल हेल्थ को ये ग्रेव इंजरी है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन 2 पे, जो कि हमें बताता है फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए एंड बी वेर एन pregnancy is allowed by the pregnant women to have been caused by the rape when the pregnancy is alleged by the pregnant women to have been caused by rape। मतलब क्या है कि अगर क्लॉज ए एंड बी के लिए जो प्रेगनेंसी है, अगर प्रेग्नेंट women जो है वो प्रेगनेंसी उसको रेप से हुई है, तो द एंगर्स caused by pregnancy shall be presumed to constitute a grave injury to the mental health of the pregnant women। तो जो ऐसी प्रेगनेंसी जो कि रेप के थ्रू हुई है, तो वो भी प्रेग्नेंट women को ग्रेव इंजरी उसके मेंटल हेल्थ के लिए है। ठीक है, हमने ऊपर देखा था कि अगर उस विमेन को जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए ग्रेव इंजरी है, तो हम ऐसी प्रेगनेंसी को हम क्या मतलब ये एक्ट उस प्रेगनेंसी को अलाउ करता है कि आप टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ग्रेव इंजरी कैसे, इसमें एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं 2A पे। The norm for the registered medical practitioner whose opinion is required for termination of pregnancy at different gestational age shall be such as may be prescribed by rule under this act। मतलब क्या है कि जो नॉर्म्स हैं कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन के कि कब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है कौन सी जेस्टेशनल एज पे, तो ये ऐसे ही होगा जैसे कि इस एक्ट में रूल बना के बताए गए हों। ठीक है, 2B द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 relating to the length of the pregnancy shall not apply to the termination of pregnancy by the medical practitioner where such termination is necessitated by the diagnosis of any of the substantial fetal abnormality diagnosed by the medical board। अगर किसी मेडिकल बोर्ड ने उस फीटस के अंदर कोई जो है फीटल एबनॉर्मेलिटी ऑब्जर्व की है, तो जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए जो मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो राय है वो नहीं चलेगी। वो अगर मेडिकल बोर्ड ने देखा कि कोई एबनॉर्मेलिटी है फीटस के अंदर, तो वो अलाउ कर देंगे कि हाँ जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। ठीक है, 2C हम देखते हैं। एवरी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी as the case may be shall by notification in the official gazette स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी जो है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी और क्या करेगी, कंस्टिट्यूट अ बोर्ड टू बी कॉल्ड अ मेडिकल बोर्ड। क्या करेगी, एक मेडिकल बोर्ड को कंस्टिट्यूट करेगी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट टू एक्सरसाइज सच पावर एंड फंक्शन एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय रूल अंडर दिस एक्ट। मतलब इस एक्ट के अंदर एक मेडिकल बोर्ड को कंस्टिट्यूट करेगी, पावर एंड फंक्शन उन्हें प्रेस्क्राइब करेगी कि आप करिए, एक्सरसाइज करिए पावर एंड फंक्शंस। ठीक है, 2D हमें बताता है द मेडिकल बोर्ड सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मेडिकल बोर्ड क्या करेगा, इन लोगों को कंसिस्ट करेगा। कौन कौन होगा मेडिकल बोर्ड में, अ गायनेकोलॉजिस्ट, एक गायनेकोलॉजिस्ट, अ पीडियाट्रिशियन और अ रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट। और फिर D हमें बताता है सच अदर नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एज द केस में बी, और भी नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करे। ठीक है, सबसेक्शन 3 हम देखते हैं। In determining whether the continuance of a pregnancy would involve such risk of injury to the health as is mentioned in subsection 2, account may be taken of the pregnant women's actual or reasonable foreseeable environment। मतलब क्या कि ये डिटरमाइन करने के लिए प्रेगनेंसी क्या रिस्क है, मतलब जो हेल्थ है उसकी प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ के लिए जो इंजरी है उसको रिस्क क्या है इंजरी का, तो ऐसे में उसके इन्वायरमेंट को देखेंगे कि क्या क्या इंजरीज वुमेन को हो सकती है इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए। ठीक है, ये चीज़ हमें बताई गई है कि इस जाहिर सी बात है आदमी जिस इन्वायरमेंट में रहेगा उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। तो कैसे इन्वायरमेंट में वो पर्टिकुलर प्रेग्नेंट वुमेन रह रही है, वहाँ पे उसे क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या उसकी इंजरी, उसकी हेल्थ को इंजरी हो सकती है, तो ये सब डिटरमाइन करने के लिए तो
उसके इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखा जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्लॉज 4 पे, सबसेक्शन 4 पे। इसका क्लॉज ए कहता है no pregnancy of a woman who has not attained the age of 18 year or who having attained the age of 18 year, कोई भी विमेन उसकी प्रेगनेंसी जो कि वो ऐसी विमेन जिसने कि 18 साल की उम्र नहीं अचीव की है, या फिर जिसने 18 साल की उम्र अचीव की है बट सी इज़ अ मेंटली इल पर्सन, अगर वो मेंटली इल है तो शैल बी टर्मिनेटेड एक्सेप्ट विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ हर गार्जियन। मतलब क्या है कि अगर ऐसी लड़की जो कि 18 साल से कम के एज की है, या फिर ऐसी कोई लड़की जो 18 साल से ज़्यादा की एज की है लेकिन फिर भी वो मेंटली इल है, तो उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने से पहले उसके गार्जियंस की रिटन कंसेंट चाहिए होगी। ठीक है, बी हमें बताता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन क्लॉज ए नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब क्लॉज ए में क्या है कि बच्ची माइनर थी और बच्ची 18 साल, मतलब जो लड़की थी वो 18 साल की एज की थी या मेंटली इल थी, तो हमने गार्जियन की परमिशन ले ली। लेकिन अगर और कोई प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि मेंटली इल नहीं है, जो कि माइनर नहीं है, 18 साल से ऊपर की जिसकी एज है, तो उसकी ही कंसेंट चाहिए होगी, उस पर्टिकुलर वुमेन की कंसेंट चाहिए होगी। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 4 पे, प्लेस वेयर प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड। ये हमें बताता है नो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विथ दिस एक्ट एट एनी प्लेस अदर देन। मतलब टर्मिनेशन प्रेगनेंसी क्या होगी, इसी प्लेस पे होगी जहाँ पे कि ये बताया गया है क्लॉज ए, अ हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। ऐसा कोई हॉस्पिटल जो कि एस्टेब्लिश है या मेंटेन किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। बी हमें बताता है a place for the time being approved by for the purpose of this act by government or a district level committee constituted by that government। मतलब एक प्लेस ऐसा जो कि इस पर्पज़ के लिए है, मतलब टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए अप्रूव किया गया है। किसके द्वारा अप्रूव किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंस्टिट्यूट की हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के द्वारा अप्रूव किया गया है, with the chief medical officer और district health officer as the chairperson of the said committee। मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, इसके जो हेड हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, इन्होंने अपॉइंट किया है, अप्रूव किया है कि हाँ ये प्लेस इस पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, या फिर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। तो प्रोवाइडेड दैट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 3 एंड नॉट मोर देन 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन एज द गवर्नमेंट मे स्पेसिफाई फॉर टाइम टू टाइम। मतलब है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की बात हुई ऊपर, तो वो कमेटी क्या, उसमें कितने मेंबर होंगे, 3 से कम नहीं होंगे, 5 से ज़्यादा नहीं होंगे, और एक चेयरपर्सन जो होगा वो 3 से 5 वाले सदस्यों में ही एक इंसान होगा। ठीक है, और यही है। और सेक्शन 5 है, सेक्शन 3 एंड 4 व्हेन नॉट अप्लाई। सेक्शन 3 और 4 कब अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो सब सेक्शन 1 हम देखते हैं, द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 4 and so much of the provision of subsection 2 of section 3 as relate to the length of the pregnancy and the opinion of not less than 2 registered medical practitioners shall not apply to the termination of pregnancy by a registered medical practitioner in case where he is of opinion formed in good faith that the termination of such pregnancy is immediately necessary to save the life of a pregnant woman। क्या है कि सेक्शन 4 की जो भी बातें हैं कि सेक्शन 4 में हमने पढ़ा कि प्रेगनेंसी कहाँ टर्मिनेट होगी, वो प्लेस कौन सा होगा, या फिर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 की हमने जो बातें की लेंथ की कि 20 हफ्ते का है या फिर 20 to 24 वीक्स के बीच की जो भी हमने ऊपर सारी बातें पढ़ी, तो ये और ओपिनियन की बातें पढ़ी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की या 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की कंसेंट होनी चाहिए, ओपिनियन होनी चाहिए। वो ऐसी कंडीशन में नहीं अप्लाई होगी जब किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ये ओपिनियन है गुड फेथ में कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना बहुत ज़्यादा इमीडिएटली नेसेसरी है, क्योंकि उस प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ हमें बचानी है। तो ये जो भी हमने अभी ऊपर पढ़ा ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हमें प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ बचानी है। ठीक है, सबसेक्शन 2 हम देखते हैं, notwithstanding anything contained in the IPC, the termination of pregnancy by a person who is not a registered medical practitioner shall be an offence punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 2 years but which may extend to 7 years under that code, and that code shall to this extent stand modified। मतलब क्या, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऐसे आदमी के द्वारा जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, वो एक ऑफेंस होगा और उसकी पनिशमेंट क्या होगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी 2 से 7 साल
तक की, ठीक है। और सबसेक्शन 3 हमें बताता है whoever terminates any pregnancy in a place other than mentioned in section 4 shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 2 years but which may extend to 7 years। मतलब अगर कोई इंसान जिसने कि सेक्शन 4 में जो जो प्लेस बताई गई थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और गवर्नमेंट जिस प्लेस को अप्रूव करें वो प्लेस होना चाहिए, ये हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था। तो अगर वहाँ को छोड़ के किसी और जगह पे कोई और पर्सन जो है कि टर्मिनेट कर रहा है प्रेगनेंसी को, तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो होगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी 2 से 7 साल तक की, ठीक है। 2 साल की होगी, 7 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 हमें बताता है एनी पर्सन बीइंग ओनर ऑफ अ प्लेस विच इज़ नॉट अप्रूव्ड अंडर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 4 शैल बी पनिशेबल विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 2 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years। या आप देखिए जो अभी तक हमने देखा था जिसने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया था किसी दूसरी जगह पे जो कि अप्रूव्ड नहीं थी, लेकिन अगर सबसेक्शन 4 में हम देखते हैं कि जो पर्सन जो कि उस प्लेस का मालिक है, ओनर है, उसको पता है और उसके यहाँ जो प्रेगनेंसी उसको टर्मिनेट किया जा रहा है और वो प्लेस अप्रूव नहीं है, तो उसे भी सज़ा हो सकती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट 2 साल की, जो कि 7 साल तक एक्सटेंड कर सकती है। एक्सप्लेनेशन 1 हमें बताता है for the purpose of this section the expression owner in relation to a place means any person who is administrative head or otherwise responsible for the working of a maintenance of a hospital or place by whatever name called whether where the pregnancy may be terminated under this act। मतलब क्या है कि ओनर किसे कहेंगे, ऐसे प्लेस का ओनर किसे कहेंगे? ओनर वो पर्सन है जिसके पास उसका जो कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है या फिर उसकी वर्किंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और या फिर मेंटेनेंस करवा रहा है उसकी वर्किंग, उस प्लेस की वर्किंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है या फिर वो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, तो ऐसे पर्सन को हम ओनर कहेंगे। क्योंकि हमने देखा ओनर के लिए भी पनिशमेंट है, ओनर को भी 2 साल की सजा हो सकती है जो कि 7 साल तक जा सकती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 हम देखते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन सो मच ऑफ द प्रोविजन ऑफ क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 2 एज रिलेट्स टू द पोजीशन by registered medical practitioner of experience or training in gynecology and obstetrics shall not apply। मतलब क्या है कि इस सेक्शन में जो प्रोविज़न है क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 2 के, जैसे कि इसमें था कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए गायनेकोलॉजी या ऑब्स्टेट्रिक्स में, तो वो इस सेक्शन के लिए अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। 5A हमें बताता है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ अ वुमेन की प्राइवेसी का प्रोटेक्शन होगा। मतलब सबसेक्शन 1 हमें कहता है नो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल रिवील द नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ अ वुमेन हुज प्रेगनेंसी हैज़ बीन टर्मिनेटेड अंडर दिस एक्ट। मतलब क्या है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रिवील नहीं करेगा, क्या रिवील नहीं करेगा? नेम और उस वुमेन की पर्टिकुलर्स जो भी उसके बारे में जानकारी है जिसकी प्रेगनेंसी को उसने टर्मिनेट किया है, एक्सेप्ट टू अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग बीइंग इन फोर्स। मतलब क्या है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसकी नेम, उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको किसी को रिवील नहीं करेगा, लेकिन ऐसे पर्सन को रिवील करेगा जो कि किसी लॉ में कहा गया हो कि हाँ इस पर्सन को रिवील आप कर सकते हैं, ठीक। 2 है whoever contravenes the provision of subsection 1 shall be punishable with imprisonment which may extend to 1 year or with fine or with both। अगर जो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर सबको बता देता है, गीत गा देता है, तो उसको क्या होगी, उसको सज़ा होगी 1 साल की और फाइन भी हो सकता है। मतलब वो सबको रिवील कर देता है, जबकि ये है सबसेक्शन 1 हमें कहता है कि रिवील नहीं करना है, तो उसे क्या होगा, 1 साल की सज़ा हो सकती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 6 जो कि हमें बताता है रूल मेकिंग पावर के बारे में। तो रूल मेकिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू, और वो रूल क्या होंगे ये हमें सबसेक्शन 2 बताता है कि ए द एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग और बोथ विच अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल हैव इफ ही इंटेंड्स टू टर्मिनेट एनी प्रेगनेंसी अंडर दिस एक्ट। मतलब हमने देखा कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो वो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस कितना होगा ये हमें कौन बताएगा, मतलब ये कौन डिटरमाइन करेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। ए हमें बताता है द कैटेगरी ऑफ वुमेन अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3। कौन सी जो सबसेक्शन 3 सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में के क्लॉज बी में जो वुमेन की कैटेगरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बताएगी। ए बी हमें बताता है द नॉर्म्स फॉर द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हुज ओपिनियन इज रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट डिफरेंट जेस्टेशनल एज अंडर सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 3। मतलब क्या है
कि सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2A में जो डिफरेंट जेस्टेशनल एज में जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की बात है, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास क्या नॉर्म होंगे ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर सबसेक्शन 2C ऑफ सेक्शन 3, मेडिकल बोर्ड जो सबसेक्शन 2C और सेक्शन 3 के कंस्टिट्यूट किया गया है उसका पावर या फंक्शन क्या होगा, और भी हमें बताता है सच अदर मैटर्स एज रिक्वायर्ड टू बी और मे बी प्रोवाइडेड बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट, मतलब कोई और भी मामले जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इस रूल के अंदर जो भी बताया गया हो, प्रोवाइड किया गया हो, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। जो सबसेक्शन 3 है वो हमें नॉर्मल सी बात बताता है कि जब ये रूल बनेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी तो उसे बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के पास रखा जाएगा, 30 डेज के अंदर में रखा जाएगा, या फिर एक सेशन में या फिर दो सक्सेसिव सेशन में। 30 डेज का लिमिट ही होगा पर 2 सक्सेसिव सेशन में रखा जाएगा, और फिर दोनों हाउसेज जब एग्री होंगे तभी इस रूल को पास किया जाएगा। तो ये चीज़ हमें सबसेक्शन 3 बताता है। अब हम आते हैं सेक्शन 7 पे, पावर टू मेक रेगुलेशन। तो स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाएगी, क्या क्या रेगुलेशन बनाएगी देखते हैं। ए, रिक्वायर एनी सच ओपिनियन एज इज रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 टू बी सर्टिफाइड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और प्रैक्टिशनर कंसर्न इन सच फॉर्म एंड एट सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच रेगुलेशन एंड द प्रिजर्वेशन और डिस्पोजल ऑफ सच सर्टिफिकेट। मतलब कि जो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 में जो ओपिनियन थी उसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा सर्टिफाई करने के लिए जो रेगुलेशन होगा कि किस फॉर्म में कैसे होगा, ये सारी चीज़ें वो बताएगी, उस रेगुलेशन में स्पेसिफाई करेगी स्टेट गवर्नमेंट। मतलब क्या था कि ओपिनियन को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफाई कैसे करेगा, इस चीज़ के बारे में रेगुलेशन बनाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास है। बी क्या है, रिक्वायर एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हु टर्मिनेट्स अ प्रेगनेंसी टू गिव इंटीमेशन ऑफ सच टर्मिनेशन एंड सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द टर्मिनेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच रेगुलेशन। मतलब क्या है, किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि किसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहा है वो क्या करेगा, ऐसी प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन के इंटीमेशन किसे देगा, कब देगा, इसके बारे में भी रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक। सी हमें बताता है प्रोहिबिट द डिस्क्लोजर एक्सेप्ट टू सच पर्सन एंड फॉर सच पर्पज एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच रेगुलेशन ऑफ इंटीमेशन गिवन और इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड इन परसिवेंस ऑफ सच रेगुलेशन। मतलब क्या है, डिस्क्लोजर को प्रोहिबिट करेगा। मतलब हमने पढ़ा था ऊपर कि किसी को बताना नहीं है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो रिवील नहीं करेगा, तो डिस्क्लोजर को प्रोहिबिट कर रही है कि सबको नहीं बताना है, तो इसके बारे में भी रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। सबसेक्शन 2 में बताता है the intimation given and the information furnished in pursuance of regulation made by virtue of clause B of subsection 1 shall be given or furnished as the case may be to the chief medical officer of the state। मतलब क्या है, ये हमने देखा कि इंटीमेशन जो इसके हमने ऊपर वाले सबसेक्शन 1 में का क्लॉज B हमने देखा कि जो है कि इंटीमेशन देने की बात थी, तो इंटीमेशन जो है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट को, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो देगा। ठीक, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट को इंटीमेशन देने की बात कही गई है। 2A हमें बताता है एवरी रेगुलेशन मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज मेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। जो भी रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखा जाएगा। सबसेक्शन 3 हमें बताता है एनी पर्सन हु विलफुली कंट्रावीन्स और विलफुली fails to comply with the requirement of any regulation made under subsection 1 shall be liable to be punished with a fine which may extend to 1000 रुपये। मतलब उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी ऊपर रेगुलेशन बनाया उस रेगुलेशन को अगर कोई पर्सन विलफुली कंट्रावीन कर रहा है या ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तो क्या होगा, उसके ऊपर 1000 रुपये की फाइन लग सकती है। ठीक। अब हम आते हैं सेक्शन 8 पे, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। मतलब नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर एनी डैमेज कॉज्ड और लाइकली टू बी कॉज्ड बाय एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। मतलब क्या है कि कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर उसने गुड फेथ में कोई काम किया और कोई डैमेज हो गया या फिर डैमेज होने की संभावना है तो उसके ऊपर कोई सूट या लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी, क्योंकि उसका इंटेंशन गुड था, उसने गुड फेथ में वो काम किया है। तो इस तरीके से सेक्शन 8 उन्हें इम्यूनिटी देता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को। तो हमने पढ़ लिया ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को हमने पढ़ लिया। कुल 8 सेक्शन थे और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्ट पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।